साल था 1149 AD। राजस्थान के दिल में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था सोमेश्वर चौहान। अजमेर का राजा और रानी एक बेटे के लिए तरस रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। एक राजकुमार पैदा हुआ, आशा और साहस का प्रतीक। उन्होंने उसका नाम पृथ्वीराज रखा। उन्हें क्या पता था कि वो पृथ्वीराज चौहान एक लीजेंड बनेगा। पृथ्वीराज कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक योद्धा बनने के लिए पैदा हुआ था, बलवान और बहादुर। वो महानता के लिए नियत था। उसके साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। वह अजमेर का गौरव था, आशा की एक चमकती किरण। एक बच्चे के रूप में भी पृथ्वीराज ने उल्लेखनीय ताकत दिखाई। उसने तीरंदाजी में महारत हासिल की। वह सटीक निशानेबाजी कर सकता था। उसकी तलवारबाजी बेजोड़ थी। उसने कुश्ती और घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया। वह एक कुशल योद्धा बन गया, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। पृथ्वीराज की शिक्षा सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं थी। वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व था जिसकी शिक्षा ने उसे एक संपूर्ण नेता बनाया। वह एक उत्सुक शिक्षार्थी था जो हर विषय में गहरी रुचि रखता था। उसने भाषाओं, गणित और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी शिक्षा का दायरा बहुत व्यापक था। उसे कविता और संगीत पसंद था। वह संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। वह तुरंत कविताएं भी लिख सकता था। उसकी कविताएं उसकी संवेदनशीलता और रचनात्मकता का प्रमाण थीं। उसकी बुद्धि उसकी तलवार की तरह तेज थी। वह हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम था। उसने राजनीति और कूटनीति के बारे में सीखा। वह जानता था कि एक राजा को सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल राजनेता भी होना चाहिए। वह एक राज्य पर शासन करने की जटिलताओं को समझता था। उसकी शिक्षा ने उसे एक सक्षम शासक बनाया। उसके शिक्षक उसकी बुद्धि से चकित थे। वे जानते थे कि वह एक असाधारण छात्र था। उसने स्पंज की तरह ज्ञान सोखा। हर नई जानकारी उसे और भी अधिक ज्ञानवान बनाती गई। वह बनने वाला एक सच्चा राजा था। उसकी शिक्षा ने उसे इस भूमिका के लिए तैयार किया। उसका सैन्य प्रशिक्षण कठोर था। उसने हर चुनौती का सामना किया और हर युद्ध कला में निपुणता हासिल की। उसने देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं से सीखा। उनके अनुभवों ने उसे एक महान योद्धा बनाया। उसने विभिन्न युद्ध शैलियों में महारत हासिल की। वह हर प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार था। वह किसी भी हथियार को आसानी से चला सकता था। उसकी युद्ध कौशल अद्वितीय थी। उसने अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया, उन्हें अपने समर्पण से प्रेरित किया। वह एक सच्चा नेता था। पृथ्वीराज की प्रसिद्धि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। लोग उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनते थे। वह साहस और शक्ति का प्रतीक बन गया। उसकी वीरता ने उसे एक आदर्श योद्धा बना दिया। लोग उसके करिश्मे की ओर आकर्षित हुए। उसकी उपस्थिति ही लोगों को प्रेरित करती थी। वे जानते थे कि वह महानता के लिए नियत है। उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण ने उसे इस भूमिका के लिए तैयार किया। वह नेतृत्व करने, अपने लोगों की रक्षा करने, उनका राजा बनने के लिए तैयार था। पृथ्वीराज का जीवन एक सच्चे योद्धा और नेता की कहानी है। 11 साल की छोटी उम्र में पृथ्वीराज अजमेर के सिंहासन पर चढ़ा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इतनी कम उम्र में राजा बनना असाधारण था। अब वह महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। उनके शासनकाल की शुरुआत ने एक नए युग का संकेत दिया। उनके शासनकाल ने एक नए युग की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में राज्य ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार देखे। वह एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक था जिसे उसकी प्रजा प्यार करती थी। उनकी न्यायप्रियता और साहस ने उन्हें एक आदर्श राजा बना दिया जिसे उसकी प्रजा प्यार करती थी। उनकी प्रजा ने उन्हें एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखा। उसकी पहली चुनौती उसके अपने रिश्तेदारों से आई। यह एक कठिन समय था, क्योंकि परिवार के भीतर संघर्ष हमेशा जटिल होते हैं। उसके चचेरे भाई ने सिंहासन पर उसके दावे को चुनौती दी। यह संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि सम्मान और अधिकार के लिए भी था। पृथ्वीराज ने अपने साहस और सामरिक प्रतिभा से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी जिसने उनके नेतृत्व को मजबूत किया। उसने युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता साबित की। उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीराज के सैन्य अभियान तेज और निर्णायक थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को तेजी से और प्रभावी ढंग से हराया। उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में अजमेर का राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उसने कई पड़ोसी शासकों को हराया। उनकी विजय ने उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंची। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली।
वह उत्तर भारत में एक दुर्जय शक्ति बन गया। उनके शासनकाल ने उत्तर भारत में स्थिरता और समृद्धि लाई। वह न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ा। उनके संघर्ष ने उन्हें एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्थापित किया। उसने कमजोरों और उत्पीड़ितों की रक्षा की। उनके शासनकाल में कमजोर और उत्पीड़ित लोगों को सुरक्षा और न्याय मिला। वह कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा। उनके साहस और दृढ़ता ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उसका साहस सभी के लिए प्रेरणा था। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अजमेर के लोग अपने युवा राजा पर गर्व करते थे। उनके शासनकाल ने अजमेर को एक महान राज्य बना दिया। वह उनका रक्षक, उनका हीरो था। उनके नेतृत्व में अजमेर ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। पश्चिम से एक नया खतरा उभरा, मोहम्मद गोरी। वह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी था। गोरी भारतीय उपमहाद्वीप को जीतना चाहता था। उसने पहले ही कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अब उसकी नजर पृथ्वीराज के राज्य पर थी। गोरी के आक्रमण ने एक गंभीर चुनौती पेश की। वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। पृथ्वीराज जानता था कि उसे निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। उसने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। वह इस नए खतरे से अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। पृथ्वीराज ने युद्ध की तैयारी की। वह इस लड़ाई का महत्व जानता था। उसके राज्य का, उसके लोगों का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। वह डरा नहीं था। वह अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। वह पृथ्वीराज चौहान था, अजमेर का शेर। वह लड़ेगा। 1191 ईस्वी में दिल्ली के पास तराइन में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। तराइन का पहला युद्ध शुरू होने वाला था। हवा तनाव से भरी थी। भारत का भाग्य अधर में लटका हुआ था। पृथ्वीराज की सेना हालांकि संख्या में कम थी, साहस से भरी थी। वे बाघों की तरह क्रूरता से लड़े। आगे से नेतृत्व करते हुए पृथ्वीराज अजेय था। वह युद्ध के मैदान में एक बवंडर था। राजपूत योद्धा बहादुरी से लड़े। उन्होंने आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। गुरीद सेना भाग गई। पृथ्वीराज विजयी हुआ। यह एक शानदार जीत थी। उसने अपनी भूमि की रक्षा की थी। उसने राजपूतों की ताकत दिखाई थी। एक महत्वपूर्ण निर्णय, एक पराजित दुश्मन को बख्शना। यह निर्णय न केवल राजा की महानता को दर्शाता है, बल्कि उसके राज्य की भविष्य की दिशा को भी निर्धारित करता है। मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन जिंदा था। उसकी हार ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चिंगारी थी। उसने दया की भीख मांगी। उसकी आवाज में एक गहरी विनम्रता थी, जो उसकी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती थी। पृथ्वीराज, जो अपनी शिष्टता के लिए जाने जाते थे, ने सुनी। वह जानते थे कि एक राजा का कर्तव्य केवल युद्ध में जीतना नहीं है, बल्कि मानवता दिखाना भी है। उसने गोरी की जान बख्श दी। यह निर्णय उसकी महानता और उदारता का प्रतीक था। उसने उसे अपनी भूमि पर लौटने दिया। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो गया। दया के इस कृत्य की कुछ लोगों ने प्रशंसा की, कुछ ने सवाल उठाए। यह एक विवादास्पद निर्णय था, जिसने दरबार में कई चर्चाओं को जन्म दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। यह निर्णय केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करने वाला था। पृथ्वीराज के कुछ सलाहकारों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दया दिखाना हमेशा सही नहीं होता। उन्होंने कहा कि गोरी वापस आएगा। वह बदला लेने के लिए और भी अधिक दृढ़ निश्चयी होगा। उन्होंने उससे गुरीद राजा को कैद करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि यह राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। हालांकि पृथ्वीराज अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहा। वह अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह राजपूत सम्मान संहिता में विश्वास करता था। उसके लिए यह संहिता जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने अपना वचन दे दिया था। एक बार वचन देने के बाद वह उससे पीछे नहीं हट सकता था। वह उससे पीछे नहीं हटेगा। यह उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान का सवाल था। पृथ्वीराज को क्या पता था, गोरी उसकी बात का आदमी नहीं था। वह एक चालाक और धूर्त दुश्मन था। वह पहले से ही अपना बदला लेने की साजिश रच रहा था। उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक थी। वह दया के इस कृत्य का उपयोग पृथ्वीराज के खिलाफ करेगा। उसने इस दया को कमजोरी के रूप में देखा। वह वापस आएगा और मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी। उसकी वापसी एक नई चुनौती लेकर आएगी। रीमैच के लिए स्टेज तैयार था। दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। दांव और भी ऊंचे थे। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों के बीच था। भारत का भविष्य अधर में लटका हुआ था। यह युद्ध देश की दिशा को निर्धारित करने वाला था। तराइन का दूसरा युद्ध, भाग्य का एक मोड़। अपनी हार के एक साल बाद 1192 ईस्वी में गोरी वापस आ गया। वह तैयार था।
उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की थी। वह अपनी हार का बदला लेने के लिए कृतसंकल्पित था। पृथ्वीराज अपने स्वभाव के अनुसार उसका सामना करने के लिए तैयार था। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। ये एक भयंकर युद्ध था। राजपूत बहादुरी से लड़े, लेकिन वे संख्या में कम थे। गोरी ने चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने राजपूत सेना को पकड़ लिया। पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन भाग्य उसके साथ नहीं था। वह हार गया और पकड़ा गया। यह हार भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने भारत में गुरीद साम्राज्य की शुरुआत की। हार के बाद और विरासत। पृथ्वीराज चौहान की हार का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दिल्ली में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इससे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। कभी शक्तिशाली राजपूत राज्य का पतन शुरू हो गया। अपनी हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान एक महान व्यक्ति बने हुए हैं। उन्हें उनके साहस, उनकी शिष्टता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम के लिए याद किया जाता है। वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि हार में भी व्यक्ति साहस को प्रेरित कर सकता है। अपनी भूमि और अपने लोगों के लिए उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वह भारत के सच्चे नायक हैं। पृथ्वीराज चौहान साहस का एक स्थायी प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान का जीवन छोटा लेकिन प्रभावशाली था। वह एक योद्धा के रूप में जीवित रहे और एक नायक के रूप में मरे। उनकी कहानी राजपूतों की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्हें अपनी जीत के लिए नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वह बहादुरी, शिष्टता और देशभक्ति के प्रतीक हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सभी बाधाओं के बावजूद जो सही है उसके लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन भले ही हार में समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। वह एक याद दिलाते हैं कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। वह भारत के सच्चे सपूत हैं और उनकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगी।